नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में, यानी इतिहास का जो विषय है आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप होते हैं और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मॉडर्न वर्ल्ड या फिर मॉडर्न यूरोप के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे 24 अप्रैल यानी कल परीक्षा लगी हुई दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की HIS 202F की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा, तो उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। तो यही आज के वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए मैं प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूँ। ये पिछले साल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब की बार इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि यही प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे, तो आप सभी लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड को लागू किया था, बताएं। तो नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड जो लागू किया था वो लागू किया था 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 1804 ईस्वी में। अच्छा, ये जो इन्होंने नेपोलियनिक जो कोड लागू किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, इसको फ्रांसीसी नागरिक संहिता भी कहते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, फ्रांस में लागू किया गया था। नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और कानून के सामने समानता स्थापित कर दी। इसने संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में ही घोषित किया गया था। उसी समय इसने अपना जो है वो लागू किया था। 18 मई की डेट है। 1804 को फ्रांसीसी सीनेट ने नेपोलियन को सम्राट घोषित किया। उसकी ताजपोशी हुई थी 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को। 2 दिसंबर को उसको ताज पहनाया गया था 1804 ईस्वी को। ठीक है, नोट्रे ड्रेम कैथेड्रल पेरिस में जो है इसकी ताजपोशी करी गई थी, यानी इसको मुकुट पहनाया गया था। इसके साथ ही साथ प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य जो था उसकी शुरुआत यही 2 दिसंबर की डेट से शुरू हो जाती है। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध की अगर बात की है तो 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सप्तवर्षीय इंग्लैंड में युद्ध चला था। इंग्लैंड का गृह युद्ध जो था 7 वर्षों तक चला था। बेसिकली 1642 ईस्वी से लेकर के 1649 ईस्वी तक 7 सालों तक गृह युद्ध चला था, मतलब इंग्लैंड में। ठीक है, और यह युद्ध बेसिकली राजशाही के समर्थकों, ठीक है, और संसद के समर्थकों के बीच में सत्ता के संघर्ष को लेकर के हुआ था। कुछ लोग चाह रहे थे कि राजशाही बनी रहे, राजा ही राजा, मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनता रहे और पूरा ये चला रहे अनुवांशिकता का क्रम। कुछ लोग जो थे संसद के समर्थक थे कि यानी चुने जाए प्रतिनिधि और वो मिलकर के सरकार का चुनाव करे। ठीक है, अंततः हुआ क्या कि राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी जाती है और यहीं पर आप देखते हैं जो गौरवपूर्ण क्रांति होती है वो सफल होती है और संसद के समर्थक जीतते हैं और राजशाही के समर्थक हार जाते हैं। क्लियर। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरी जो है शादी थी अभी 20 अप्रैल की डेट को ही, और मैं लगातार उसमें व्यस्त था। बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से आपकी क्लास जो है थोड़ा सा कुछ कम हो पाई हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्लास देता रहा हूं। कोई कल भी मैंने एक एजुकेशन पढ़ाया था। आज बच्चों ने कमेंट करना शुरू किया, फ़ोन इतने आने शुरू हो गए, गुरुजी इसका करवा दीजिए। तो बेसिकली देखिए बेटा, बहुत व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। मेरी ही शादी थी, किसी दूसरे की तो थी नहीं, तो इस वजह से क्लास थोड़ा डिले हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं फिर भी प्रयास करूँगा कि अपनी तरफ से 1 भी मिनट अगर मुझे समय मिलता है तो आपके लिए मैं ज़रूर खर्च करूँगा। टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन हुई है। 4 नंबर, टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन हुई बेटा। तो टेनिस कोर्ट शपथ की जो घटना हुई है ये 17 जून 1789 को हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 जून 1789। ठीक है, हालांकि आधिकारिक तिथि जो है हिसाब से देखें तो 20 जून 1789 मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 जून हो सकता है या फिर 17 जून हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। हुआ कुछ ऐसा था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और जब उन्हें सभा भवन से बाहर कर निकाल दिया गया था तो वे पास में एक टेनिस कोर्ट थी, उसी में इकट्ठा होते हैं और शपथ लेते हैं, और वे तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि फ्रांस का संविधान तैयार ना हो जाए, ऐसा शपथ ली गई थी। तो 17 से 20 जून 21 जून तक मान सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है 5वां नंबर, जून 1815 ईस्वी के किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। तो वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसी में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। ठीक है, 18 जून 1815 को लड़ा गया था।
इसमें नेपोलियन की सेना को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन यानी कि ब्रिटेन और गेवार्ड लेवेरेक्ट वान ब्लूचर यानी प्रसिया के और ब्रिटेन के नेतृत्व में युद्ध हो रहा था। तो संयुक्त सेना थी प्रसिया की और इंग्लैंड की, दोनों ने मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। और इसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटरलू का युद्ध, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 जून 1815 को लड़ा गया था। छठा प्रश्न आपका आ चुका, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कब हुआ था? बताएं, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ था 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक दोस्तों। 1756 से 1763, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बौद्धिक युद्ध था ये, सॉरी वैश्विक युद्ध था, क्योंकि आप देखते हैं इंग्लैंड और फ्रांस केवल अपने यूरोप में ही युद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि जहाँ जहाँ तक ये लोग अपनी कंपनियां, जहाँ जैसे भारत में इनकी कंपनी थी तो भारत में इनकी कंपनियां भी आपस में लड़ रही थी। ठीक है, ये वर्चस्व की लड़ाई थी, औपनिवेशिक विस्तार की लड़ाई थी। 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है, जिससे ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बनकर के उभरता है और फ्रांस कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन पड़ा इसमें। सातवां क्वेश्चन से, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1769, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप के अजासियो शहर में। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सैन्य प्रतिभा जो थी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की थी और इसी के बल पर फ्रांस का सम्राट बाद में बन जाता है। आठवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? धर्म सुधार आंदोलन का, रिफॉर्मेशन का जो तत्कालिक कारण था दोस्तों, वो था क्षमा पत्रों की बिक्री। क्षमा पत्रों की बिक्री यानी कि जैसे क्या होता था कि अगर कोई आपने अपराध कर दिया है तो जो लोग पैसे देते थे उनका अपराध माफ कर दिया जाता था, जो पैसे नहीं दे पाते थे उनका अपराध माफ नहीं किया जाता था। रोमन कैथोलिक चर्च उस समय क्या था दोस्तों, पाप मुक्ति पत्र बेच रहा था, यानी कि जैसे पाप से मुक्ति देने के लिए, जिसको आप इंडल्जेंस कहते हैं, ठीक है, तो उसको बांट रहा था। तो जो पैसा दे देता था या फिर जो पोप का करीबी माना जाता था, वो व्यक्ति को बेच देता था अपना टिकट कि भाई तुमको पाप, कोई आपने पाप किया तो पाप से आपको बचा दिया जाएगा। ठीक है, ये पाप मुक्ति पत्र बेच रहा था, जिसमें दावा किया जाता था कि पैसे देकर के स्वर्ग का रास्ता साफ हो सकता है। मार्टिन लूथर ने इसका कड़ा विरोध किया, जिससे धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। तो क्षमा पत्रों की बिक्री से कहीं ना कहीं पे लोगों को लगने लगा कि भाई ये देखो, भगवान तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई किसी को कोई गलत काम किया वो इसको भी स्वर्ग मिलेगा और जो बेकार काम किया उसको भी मिलेगा। तो ऐसे में लोगों को लगने लगा, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 9वां नंबर प्रश्न, शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? शेक्सपियर दोस्तों किस देश का नागरिक था? शेक्सपियर जो था इंग्लैंड का नागरिक था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड का नागरिक था कौन? शेक्सपियर। ठीक है, इंग्लैंड। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के महानतम कवि और नाटककार माने जाते हैं, आपको सभी को पता होगा इनके बारे में। इनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। उनके आप देखते रचनाएं हेमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, रोमियो एंड जूलियट जैसे नाटक विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये सब इन्होंने ही लिखा है, शेक्सपियर ने। 10वां क्वेश्चन से, मार्टिन लूथर ने कितने प्रस्तावों की एक सूची तैयार की थी? तो मार्टिन लूथर ने 95 प्रस्तावों की एक सूची तैयार की थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 थीसिस कहा जाता है। 1517 ईस्वी में लूथर ने इन्हें बीटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर चिपकाया था। इसमें उन्होंने चर्च के भ्रष्टाचार और पाप मुक्ति पत्रों की बिक्री की आलोचना भी करी थी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 12 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या कथन किसका है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कथन कॉपरनिकस का था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले दुनिया मानती थी कि पृथ्वी केंद्र में है, लेकिन कॉपरनिकस ने सिद्ध कर दिया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। क्लियर, आगे बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, इटालियन गद्य के जनक किसको माना जाता है? इटालियन गद्य का जनक किसको मानते हैं दोस्तों? बोकेसियो को मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोकेसियो को, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति लिखी थी डेकामेरॉन, उसके माध्यम से इटालियन गद्य को एक नई ऊंचाई दी थी। उन्होंने मानवतावाद के विकास में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जेसुइट संघ का संस्थापक था। जेसुइट संघ का संस्थापक कौन था? तो लायोला था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लायोला जो था
वो इसका संस्थापक था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इग्नेशियस ऑफ लायोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। यह कैथोलिक चर्च के भीतर एक सुधारवादी और मिशनरी संगठन था जिसका उद्देश्य शिक्षा और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? उस समय इंग्लैंड का शासक था जेम्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं क्योंकि इसमें बिना खून बहाए सत्ता परिवर्तन हो गया था। जेम्स द्वितीय को हटा करके उसकी बेटी मैरी और उसका दामाद था विलियम ऑफ ऑरेंज, उसको शासक बना दिया गया, जिससे संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, राफेल कौन था बताएं। राफेल, राफेल एक चित्रकार था, पुनर्जागरण काल का एक महान इटालियन चित्रकार था, वास्तुकार भी था, घर और बनाना भी जानता था, चित्रकार अच्छा खासा था। सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग इसकी है द स्कूल ऑफ एथेंस। ठीक है, तो एक चित्रकार था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उसका नाम था दोस्तों मैगलन। मैगलन ने जो है पृथ्वी का चक्कर लगाया था, 1519 में यात्रा शुरू की थी। हालांकि यात्रा के दौरान फिलीपींस में उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके दल ने 1522 में यात्रा पूरी की थी, जिसने पहली बार प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी गोल है, और उसका पूरा चक्कर मैगलन ने लगा दिया था। ठीक है, बल्कि आप देखते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी, वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसकी कृति है? जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र बनाया था, किसने बनाया था? राफेल ने बनाया था। राफेल मेडोना के अपने चित्रों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ईसा मसीह की माता की सुंदरता और वात्सल्य को अपनी कला में बहुत ही कोमलता से उकेरा है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राफेल ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन से, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 जुलाई 1776। इसी दिन फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया जाता है, और इसके बाद अमेरिका ब्रिटेन के शासन से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। थॉमस जेफरसन ने इसे मुख्य रूप से तैयार किया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। स्पेनिंग जैनी का आविष्कार किसने किया था? बताएं, स्पेनिंग जैनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? जेम्स जैनी, मतलब कि इसका स्पेनिंग जैनी का 1764 में इसका आविष्कार हुआ था। किसने किया था? जेम्स हाइग्रीव ने किया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। एक सूत काटने की मशीन हुआ करती थी ये, जिससे औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे, जिससे उत्पादन की गति बढ़ चुकी थी और कहीं ना कहीं पे औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ी। 21 नंबर क्वेश्चन से, द लास्ट सुपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों को बनाने वाले चित्रकार कौन थे? द लास्ट सपर और मोनालिसा, ऐसे जो चित्र बने हैं किसने बनाए हैं? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बहुत ज्यादा प्रतिभा वाला व्यक्ति था। मोनालिसा अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग मानी जाती है। मोनालिसा की चित्रकारी करी थी इन्होंने। और द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध धार्मिक भित्ति चित्र है माना था, तो दोनों बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1769 में भाप के इंजन का निर्माण किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स वाट। हालांकि थॉमस न्यूकोमेन ने पहले इंजन बनाया था, लेकिन जेम्स वाट ने 1769 में इसमें सुधार किया और शक्तिशाली और कुशल बनाया। इंजन ने परिवहन और उद्योगों की पूरी सूरत बदल दी। भाप के इंजन का आविष्कार करके जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन से, जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म का अनुयायी था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कट्टर कैथोलिक था, जबकि इंग्लैंड की अधिकांश जनता जो थी वो प्रोटेस्टेंट मानती थी। इसी धार्मिक मतभेद की वजह से, उसके निरंकुश शासन की वजह से 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई और जेम्स द्वितीय को उखाड़ कर फेंक दिया गया। 24 नंबर क्वेश्चन से, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मूल मंत्र था इस क्रांति का। केवल फ्रांस नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की जो नींव रखी गई फ्रांस से ही रखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। मैनचेस्टर से लिवरपूल तक 28 मील लंबी नहर का निर्माण जेम्स ब्रिडले ने कब किया था? 25 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। मैनचेस्टर से लिवरपूल तक 28 मील लंबी नहर का निर्माण
जेम्स ब्रिडले ने कब किया था? तो 1772 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 1772 में किया था। ठीक है, एक प्रसिद्ध अंग्रेज इंजीनियर था ये जेम्स ब्रिडले। ब्रिज वाटर नहर का निर्माण किया था इसने, जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार भी माना जाता है ब्रिज वाटर नहर को। हालांकि नहर के विभिन्न हिस्से अलग अलग समय पर बने, लेकिन लीवरपूल तक का जो मुख्य विस्तार है 1770 ईस्वी के दशक की शुरुआत 1772 में पूरा हो जाता है। तो यानी कि लगभग 2-3-4 साल लगे थे। 26 नंबर क्वेश्चन से एडमंड कार्टराइज ने किसका आविष्कार किया था? एडमंड कार्टराइज ने पावर लूम का आविष्कार किया था दोस्तों। किसका? पावर लूम का आविष्कार। ठीक है, 1785 में पावर लूम यानी शक्ति के द्वारा चलित जो करघा था, यानी कि जो विद्युत से चलता था, उसका आविष्कार किया। कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी थी इस जो है पावर लूम ने। कपड़े की बुनाई हाथों के बजाय मशीनों से और बहुत तेजी से होने लगा था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन से जूलियस सीजर के रचनाकार कौन है? जूलियस सीजर किसने लिखा पुस्तक? शेक्सपियर ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूलियस सीजर पुस्तक के लेखक कौन है? शेक्सपियर ने लिखा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से इसमें से कौन चर्च के द्वारा लिखा जाने वाला धार्मिक कर था? चर्च के द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर। 28 नंबर, चर्च के द्वारा टाइथ नाम का एक कर लिया जाता था। कौन सा कर? टाइथ। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चर्च द्वारा किसानों से उनकी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसको टाइथ कहते थे। और वहीं टाइल की अगर बात की तो वह कर था जो सीधे राज्य को दिया था। टाइल राज्य को मिलता था, लेकिन टाइथ धार्मिक कर होता था जो चर्च को मिलता था। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, लंदन में। सेंट पॉल कैथेड्रल इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित है। सर क्रिस्टोफर रेन द्वारा डिजाइन किया गया था ये। अपनी विशाल गुंबद के लिए विश्व में प्रसिद्ध है आज भी सेंट पॉल गिरजाघर। 30 नंबर क्वेश्चन से एलिजाबेथ प्रथम का संबंध कौन से वंश से था? तो ये थी बेटा ड्यूडर वंश से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ड्यूडर राजवंश की 5वीं और अंतिम शासकिया थी। उनके शासनकाल को इंग्लैंड का स्वर्णयुग भी कहा जाता है, जिसमें साहित्यकार शेक्सपियर और समुद्री शक्ति का विस्तार बहुत अधिक मात्रा में हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन से पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? पादरी की अगर बात की तो प्रथम स्टेट में आते थे। फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पहले फ्रांसीसी समाज 3 श्रेणियों में बटा था। प्रथम स्टेट में पादरी यानी चर्च के लोग होते थे। द्वितीय में कुलीन वर्ग यानी राजा महाराजा लोग होते थे। और तृतीय में आम जनता, किसान, व्यापारी, वकील, ये सब आते थे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन से फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी? 32 नंबर, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी राष्ट्रीय महासभा ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, नेशनल जर्नल असेंबली ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया। यह लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जैकोबिन दल का नेता कौन था? 33 नंबर, जैकोबिन दल का नेता था दोस्तों रोबेस्पियर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, फ्रांस में आतंक के राज्य का नेता मतलब नेतृत्व तो यही इसी को मानते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किसने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी? अब्राहम की लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 4 मार्च 1865 में उनकी हत्या कर दी थी जॉन बिल्कीज बूथ ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनकी हत्या की थी एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जॉन बिल्कीथ बूथ। वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में उन्होंने राष्ट्रपति को मार दिया था। हत्या 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, 14 अप्रैल को हुई थी। हालांकि 4 मार्च को भी लिखा गया यहाँ पर, तो जो भी आप मान सके। 35 नंबर क्वेश्चन से इंग्लैंड में सर्वप्रथम रेल किस सन में स्कॉटन से डॉर्लिंगटन शहरों के मध्य में चलाई गई थी? 1825 में चलाई गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड की स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच में शुरू हुई थी। इसका नेतृत्व जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। 36 नंबर क्वेश्चन से जेम्स ब्रिडले कौन थे? जेम्स ब्रिडले जो थे प्रसिद्ध इंजीनियर हुआ करते थे। प्रसिद्ध इंजीनियर था ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार से आप देखेंगे इंग्लैंड का में नहरों का जाल बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़ा इंजीनियर था, बहुत अच्छा खासा। 37 नंबर क्वेश्चन से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना, कई सारे प्रैक्टिस सेट का, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप या मॉडर्न वर्ल्ड का, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय का इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग एसएमएस कर दीजिएगा 9984, ठीक है, 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे तरह लिख करके हमारे पास व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी। कितने रुपये दोस्तों, आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा और वहीं पर कई सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखने वाला भी, को करिकुलर का भी, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप सभी लोग तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाएं, देर ना करें, क्योंकि एक सेमेस्टर की मतलब एक सब्जेक्ट की जो है वो आता है, सीरीज आता है, वो आपका जो है 60 रुपये का आता है, और मैं सभी सब्जेक्ट का आपको दूंगा इसमें मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और जो बच्चे 4th एंड 5th का एक साथ ज्वाइन करेंगे, मतलब 5th एंड 4th का एक साथ पैसे जमा करेंगे, उनका मात्र और मात्र 150 रुपये फीस में ही हो जाएगा, नहीं और भी सस्ता। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और अपना जो है तैयारी विधिवत कर सकते हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता किसे माना जाता है। पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता मानवतावाद को मानते हैं, मानववाद को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, अमेरिकी नारा जो आयरलैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा था। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये नारा बड़ा फेमस हुआ था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यह नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध हुआ। इसका मतलब यह था कि यदि संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा तो हम सरकार को कर नहीं देंगे। यह बाद में आयरलैंड के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे यहाँ से हमारे क्षेत्र का कोई नेता नहीं बन करके संसद में जाएगा तो हम कर क्यों देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान बना था अमेरिका का, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1787 में तैयार किया गया था, 1789 को लागू किया गया था, इसको ये बात ध्यान रखेंगे। ज्यादा बड़ा संविधान नहीं, छोटा सा संविधान है। 41 नंबर क्वेश्चन से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखा है जीन जैक्स रूसो ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1762 में इस पुस्तक को लिखा था इसने। 42 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रिंस पुस्तक को लिखा है मैकियावेली ने, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकियावेली ने इस पुस्तक को लिखा है। 43 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था। मार्टिन लूथर जर्मनी संबंधित था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी। एक जर्मन भिक्षु और धर्मशास्त्री था, कैथोलिक चर्च की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत भी मार्टिन लूथर साहब ने ही करी थी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न, लोहे से इस्पात बनाने की विधि किसने खोजी थी। बताएं, लोहे से इस्पात बनाने की विधि खोजी थी हेनरी बेसमेसर ने। हेनरी बेसमेसर ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेसमेसर। 1800 कब करी थी, 1856 में, ठीक है, 1856 में हेनरी बेसमेसर ने इस्पात यानी स्टील के बड़े पैमाने पर उत्पादन की पहली सस्ती प्रक्रिया विकसित की थी, जिसे बेसमेसर प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके माध्यम से लोहे से स्टील बनाने की प्रक्रिया जो है कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी। चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी रोम के पोप के पास। रोम के पोप जो होता था, रोम का पोप सबसे बड़ा पोप या सबसे महान पोप होता था। मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्म का केंद्र जो था रोम था। वहाँ के पोप को सर्वोच्च पोप माना जाता था, चर्च का सर्वोच्च धर्म गुरु पूरे ईसाइयों का मानते थे। राजाओं से भी ऊपर था वो। 46 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। 1769 में वाटर फ्रेम नामक सूत काटने की मशीन का आविष्कार किया। यह पानी की शक्ति से चलती थी और इससे बहुत मजबूत धागा बनता था, ठीक है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद इंग्लैंड का राजा कौन बना था। तो जब गौरवपूर्ण क्रांति हो गई थी 1688 में, उसके बाद में इंग्लैंड का राजा विलियम बने थे, ठीक है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति। उसके बाद जेम्स द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और उनकी बेटी थी मेरी, और उनके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज, संयुक्त रूप से वो शासक बने थे दोस्तों। तो विलियम यहाँ पर लगा सकते हैं, विलियम, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ।
अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अंत होता पेरिस की संधि के साथ 1783 में पेरिस की संधि के साथ ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ और ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया और वहां से चले। 49 नंबर क्वेश्चन, 1688 की क्रांति के बाद जेम्स द्वितीय इंग्लैंड छोड़ करके कहाँ चला गया था? तो जेम्स द्वितीय इंग्लैंड को छोड़ करके कहाँ पर चला गया था दोस्तों? फ्रांस भाग गया था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस चला गया था ये, ठीक है। जब विलियम ऑफ ऑरेंज ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया तो जेम्स द्वितीय बिना युद्ध किए ही अपनी जान बचाने के लिए फ्रांस भाग गया, जहां राजा लुई 16वें मतलब लुई 14वां था शायद, उसने इसको शरण दी थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन से कैथोलिक कौन थे? कैथोलिक कौन थे दोस्तों? प्राचीन चर्च के अनुयायी थे कैथोलिक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। कैथोलिक वे लोग थे जो रोमन कैथोलिक चर्च की पुरानी परंपराओं और पोप की सर्वोच्चता को मानते थे। धर्म सुधार आंदोलन के बाद ईसाई धर्म दो भाग में बढ़ गया था। एक था कैथोलिक जो प्राचीन विचारधारा को मानते थे, कैथोलिक थे। जो नए विचारधारा को मानते जिसको मार्टिन लूथर ने दिया था वो प्रोटेस्टेंटवाद या सुधारवादी कहलाए, ठीक है। इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस को देख लिया। फिर 50 क्वेश्चन हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी जल्दी और भी आएगा, हो सकता है को करिकुलर मास्टर चैनल पर और भी आपको मैं एक आध वीडियो और आपको दे दूँ, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप ये देखिए, ये आंसर की है, इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, पीडीएफ के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर की के साथ आपको मिलेगा, ऐसे ही तमाम सारी और आंसर की मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे ही आपका पेपर हो जाए, पेपर आप इस नंबर पर इसकी फोटो खींच करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, साफ साफ 9984 039 139, इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स लेना है इसका, ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स मात्र 100 रुपये प्राप्त करके आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की जो भी आपको प्राप्त करना है 4th सेमेस्टर में अगर आप है, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये फीस जमा करें। इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये जमा कर देनी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।